Hello everyone, welcome to the class number 42 of the chapter Programming using C। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है फॉर लूप स्टेटमेंट। तो फॉर लूप स्टेटमेंट क्या है? ये भी एक तरह का लूपिंग स्ट्रक्चर है। तो लूपिंग स्ट्रक्चर्स या फिर लूपिंग स्टेटमेंट्स को हम क्यों यूज करते हैं? टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स। एक सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्रोग्राम के अंदर हम यूज करते हैं जिस तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर या फिर कंट्रोल स्टेटमेंट को, उसी तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर या फिर कंट्रोल स्टेटमेंट को हम बोलते हैं लूपिंग स्ट्रक्चर। तो लास्ट कुछ क्लासेस में हमने ऑलरेडी दो तरह के लूपिंग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया है, जैसे कि व्हाइल स्टेटमेंट एंड डू व्हाइल स्टेटमेंट। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में जिसका नाम है फॉर लूप स्टेटमेंट। तो फॉर लूप स्टेटमेंट हम क्यों यूज करते हैं? वही सेम काम के लिए। व्हाइल लूप डू व्हाइल लूप को जिस लिए यूज करते हैं, फॉर लूप स्टेटमेंट को भी वही सेम काम के लिए यूज करते हैं। ओके। For loop statement is used to execute a block of statement multiple number of times as long as the given condition is true। फॉर लूप में हम जो कंडीशन दिए हैं वो कंडीशन जब तक सही होता रहेगा तब तक उस पर्टिकुलर फॉर लूप के बॉडी के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को फॉर लूप एग्जीक्यूट करता रहेगा हमारे प्रोग्राम में। ओके। पर अगर वही सेम काम ही करता है फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप के साथ, तो फॉर लूप की जरूरत हमें क्यों पड़ी? फॉर लूप मेनली हम यूज करते हैं कब? जब हमें पता है कि हमारे प्रोग्राम में एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को कितना बार एग्जीक्यूट करना है। When we know that how much time we have to execute a particular block of statement in a program। एक प्रोग्राम में एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हमें कितना बार एग्जीक्यूट करना है, अगर वो हमें पहले से ही पता है तो वहां पे हम व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप से ज्यादा प्रीफर करेंगे किसको? फॉर लूप को। समझ आ गया फॉर लूप क्या है और फॉर लूप को हम ज्यादातर कहां पे प्रीफर करते हैं? तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। A for loop statement in C programming language is used to repeatedly executes a block of statements as long as a given condition is true। तो फॉर लूप स्टेटमेंट हम व्हाइल स्टेटमेंट और डू व्हाइल स्टेटमेंट की तरह यूज करते हैं। जब तक कंडीशन सही होता रहेगा तब तक उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। ओके। तो ये तो सेम हो गया व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप के साथ। पर डिफरेंस क्या है उनसे? इसको हम ज्यादातर कहां पे यूज करते हैं? A for loop statement is useful when we know that how many times a task means a block of statement is to be repeated। एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हमें कितना बार रिपीट करना है, कितना बार एग्जीक्यूट करना है, ये अगर हमें पहले से ही पता है तो वहां पे फॉर लूप या फिर डू व्हाइल लूप की जगह, सॉरी, व्हाइल लूप या फिर डू व्हाइल लूप की जगह हमें फॉर लूप प्रीफर करना ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके। कब फॉर लूप प्रीफर करना ज्यादा बेहतर रहेगा? जब हमें पता है कि एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हमें कितना बार रिपीट करके एग्जीक्यूट करना है। अगर ये हमें पहले से ही पता है तो वहां पे इट्स बेटर टू यूज फॉर लूप इंस्टेड ऑफ व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। समझ आ गया कि फॉर लूप को हम कहां पे यूज करते हैं ज्यादातर? तो अभी देखते हैं फॉर लूप का सिंटेक्स। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे फॉर लूप का सिंटेक्स, जैसे कि व्हाइल लूप का सिंटेक्स हमने पढ़ा था। व्हाइल कंडीशन, व्हाइल के अंदर देते हैं कंडीशन, उसके अंदर होता है स्टेटमेंट्स। ओके। उसके बाद यहाँ पे हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी करते हैं, और उससे पहले हम करते हैं इनिशियलाइज। तो इनिशियलाइज मतलब क्या? जैसे कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में हमने पढ़ा था कि अगर एक वेरिएबल को हम कुछ वैल्यू देते हैं उसको बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो जैसे कि सपोज हमने लास्ट क्लासेस में कुछ प्रोग्राम किया था व्हाइल लूप डू व्हाइल लूप पढ़ते वक्त कि 1 से 10 तक हमें प्रिंट करना है। तो सपोज मैं आई का वैल्यू लेता हूं 1, मतलब मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइज करने के बाद फिर हम व्हाइल के अंदर देते हैं कंडीशन कि मुझे 10 तक प्रिंट करना है तो मैक्सिमम वैल्यू 10 होना चाहिए, और उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे 1 1 इंक्रीज कर करके जाए, इसीलिए हम यूज करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर को वेरिएबल के साथ। ओके। तो हर एक लूपिंग स्टेटमेंट में हम ये तीन चीज यूज करते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेशन। अपडेशन मींस इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। ओके। जैसे कि व्हाइल लूप में हम फर्स्ट करते हैं इनिशियलाइजेशन। ओके। उसके बाद व्हाइल के अंदर देते हैं कंडीशन, फिर व्हाइल के बॉडी के अंदर हम देते हैं अपडेशन, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। अगर इसी को हम फॉर लूप में रिप्रेजेंट करें तो ये जो इनिशियलाइजेशन व्हाइल लूप को यूज करने से पहले होता था व्हाइल लूप में, फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन हम फॉर लूप के अंदर ही करते हैं, कंडीशन भी फॉर लूप के अंदर ही देते हैं,
और अपडेशन जो हम व्हाइल के बॉडी के अंदर करते थे उसको भी हम फॉर लूप के अंदर ही करते हैं। मीन्स फॉर लूप में हम इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन एक ही लाइन में करते हैं, जो कि व्हाइल में अलग अलग लाइंस में हम करते थे। ओके, तो समझ आ गया कि फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है और फॉर लूप सिंटेक्स काम कैसे करता है। फॉर लूप सिंटेक्स काम करता है जैसे कि नॉर्मली व्हाइल लूप काम करता है। पहले इनिशियलाइजेशन, पहले हम वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे। वैल्यू इनिशियलाइज करने के बाद फिर चेक करेंगे कंडीशन। अगर कंडीशन सही है तो इसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। फिर जाएगा अपडेशन के पास, जैसे कि व्हाइल लूप में उसके बाद हम लेते थे अपडेशन, वैसे ही ये जाएगा अपडेशन के पास। अपडेशन में अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी करना है करेगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के बाद फिर जाएगा कंडीशन के पास, कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन सही है तो उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको फिर से एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद फिर जाएगा अपडेशन के पास, फिर इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट जो करना है करेगा। फिर जाएगा कंडीशन के पास, कंडीशन चेक करेगा। तो जब तक ऐसे कंडीशन ट्रू होता रहेगा तब तक ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता रहेगा। ओके, समझ आ गया सिंटेक्स। तो अभी इसको ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फॉर लूप में फर्स्ट क्या है, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन के बाद फिर आता है कंडीशन। ओके, सपोज इनिशियलाइजेशन में मैंने इनिशियलाइज किया i इक्वल्स टू 1, उसके बाद कंडीशन में मैंने दिया i लेस देन इक्वल्स टू 10। ओके, तो उसके बाद अगर कंडीशन चेक करेगा i मतलब 1 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद एग्जीक्यूट करने के बाद उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को फिर जाएगा अपडेट करने के लिए, या तो इंक्रीमेंट करेगा या तो डिक्रीमेंट करेगा अपडेशन वाला सेक्शन में। अपडेशन करने के बाद फिर जाएगा कंडीशन चेक करने। ओके, अपडेशन करने के बाद i का वैल्यू भी कितना हो गया 2, तो फिर चेक करेगा कंडीशन 2 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू। अगर फिर से कंडीशन ट्रू है फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। फिर उसके बाद अपडेट एक्सप्रेशन यूज करके अपडेशन करेगा। अपडेशन करने के बाद फिर जाएगा कंडीशन के पास। तो जब तक कंडीशन सही होता रहेगा तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। जब कंडीशन फॉल्स हो गया, सपोज अभी वैल्यू आ गया 11 लेस देन इक्वल्स टू 10, मतलब कंडीशन फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स होता है उसके बाद क्या होगा, वो फॉर लूप का जो ब्लॉक है उस ब्लॉक में जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको और एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसके बाहर चला आएगा और उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन ऑफ स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो ये रहा फ्लो डायग्राम फॉर लूप स्टेटमेंट का। तो अभी इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मेन फंक्शन लिया, यहाँ पे वही सेम है जो कि हम व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप में जो एग्जांपल लिए थे कि हमें वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 1 से लेके वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 10 तक प्रिंट करना है। ओके, तो फॉर लूप में हम क्या करते थे, n वेरिएबल जब डिक्लेयर करते थे वहीं पे इनिशियलाइजेशन कर लेते थे। सॉरी, व्हाइल लूप में हम जो n वेरिएबल डिक्लेयर करते थे वहीं पे ही इनिशियलाइजेशन कर लेते थे। पर फॉर लूप में जबकि हम फॉर लूप के अंदर ही इनिशियलाइज करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन नहीं किया है। फॉर लूप के अंदर मैंने इनिशियलाइजेशन किया n इक्वल्स टू 1, फॉर लूप के अंदर उसके बाद मैंने कंडीशन दिया और उसके बाद अपडेशन भी मैंने फॉर लूप के अंदर दिया, जो कि हम व्हाइल लूप के बॉडी के अंदर देते थे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के बाद। ओके, तो क्या कैसे काम करेगा, पहले तो n का वैल्यू 1 इनिशियलाइज हो गया, उसके बाद चेक करेगा कंडीशन 1 लेस देन इक्वल्स टू 10, ट्रू। तो ट्रू है तो अंदर आएगा और उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो क्या प्रिंट करेगा, वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 1। ओके, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा अपडेशन के पास, इंक्रीमेंट करेगा n प्लस प्लस, तो n का वैल्यू कितना हो गया 2। फिर कंडीशन के पास जाएगा और चेक करेगा कंडीशन में 2 लेस देन इक्वल्स टू 10, ट्रू। फिर अंदर आएगा और उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको फिर से एग्जीक्यूट करेगा, वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 2। फिर जाएगा ऊपर अपडेशन के पास, फिर इंक्रीमेंट करेगा n प्लस प्लस, n का वैल्यू हो जाएगा 3। फिर चेक करेगा कंडीशन, जब तक कंडीशन सही होता रहेगा तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, तब तक उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता रहेगा। सपोज ऐसा सिचुएशन आता है 10 प्लस प्लस, तो n का वैल्यू कितना हो गया 11। फिर कंडीशन चेक करेगा 11 लेस देन इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स। तो यहाँ पे अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को और एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सीधा जंप करके उसके बाहर चला आएगा। ओके, और उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 10 तक प्रिंट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट लूपिंग के बाहर और कुछ स्टेटमेंट है नहीं और किसी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। उसके बाद हमने गेट ch फंक्शन यूज किया और मेन फंक्शन को क्लोज कर लिया। तो तब तक हमारा आउटपुट क्या है, वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 1 से लेके वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 10 तक, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। ओके, तो समझ आ गया
कि फॉर लूप स्टेटमेंट क्या है, फॉर लूप स्टेटमेंट को हम ज्यादातर कब और कहां पे यूज करते हैं। तो फॉर लूप स्टेटमेंट को हमने उसके सिंटेक्स के थ्रू, फ्लो डायग्राम के थ्रू और एग्जांपल के थ्रू भी समझा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है फॉर लूप स्टेटमेंट के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।